हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन में होता क्या है कि जो रेट होता है, क्या होता है, रेट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इज एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस इक्वेशन। तो रेट ऑफ, हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसको एक्सप्लेन कौन किया था? आर्हेनियस ने। तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, वो इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन है रेट कांस्टेंट के इक्वल टू, इक्वेशन देखिए ये है, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू, सॉरी, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन है। इसमें से ये आर्हेनियस इक्वेशन है, और यहाँ पर के क्या है? के है रेट कांस्टेंट, के है रेट कांस्टेंट। ए क्या है? ए है आर्हेनियस फैक्टर। ये क्या है? आर्हेनियस फैक्टर है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई ए क्या है? ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए क्या है? ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? आर जो है गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, टी क्या है? टेम्परेचर है। टी है टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर। तो आर्हेनियस इक्वेशन है। इस आर्हेनियस इक्वेशन में देखिए, इस आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। मान ले रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट के डिक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, और रेट क्या होगा? रेट जो है इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो रेट टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है। तो मान लीजिए यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करें? इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसी तरह से यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो रेट होगा, रेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आइए हम अब आर्हेनियस इक्वेशन का एक ग्राफिकल इक्वेशन देखते हैं। जैसे रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे है। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड नेचुरल लॉग, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो इसका हो जाएगा एल एन के, और इधर क्या हो जाएगा? एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये दोनों साइड हमने क्या किया? नेचुरल लॉग लिया, तो एल एन के ऐसे हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, एल एन ई, और एल एन ई की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये जो है, देखिए, ये था एल एन के इक्वल टू क्या आया था? एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आया था। अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के सिमिलर है। तो इससे, इसके बेसिस पर हम एक अगर ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ देखिए ऐसा आएगा। y एक्सिस पर, y एक्सिस, और ये क्या है? x एक्सिस। तो देखिए, y एक्सिस पर एल एन के लिया है, और x एक्सिस पर 1/t, 1 टेम्परेचर लिया गया है। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। और इसका स्लोप क्या होगा? तो जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए बाई आर होगा। स्लोप क्या होगा? माइनस ई ए बाई आर होगा। ये स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है, इस ग्राफ का। और जो लॉग, ये जो सी है, सी
सी किसके इक्वल होगा, तो सी जो है ln a के इक्वल है। तो इस ग्राफ में हम अगर सी को डोनेट करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू क्या है, ln a है। इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी की वैल्यू है ये। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ देखते हैं log के और 1/t के बीच में। तो ये जो इक्वेशन हम पढ़े हैं अभी, ln के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a, ये इक्वेशन अभी पढ़े थे। देखिए अब हम ये जानते हैं कि जो ln की वैल्यू होती है, ln इक्वल टू होता है 2.303 log। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, ये हो जाएगा 2.303 log k हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log ये हो जाएगा। अब हम दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.303 log k अपॉन 2.303 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 2.303 प्लस 2.303 log a अपॉन 2.303। अब ये डिवाइड किए तो क्या होगा, ये 2.303 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, ये इक्वेशन आएगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखिए किसके सिमिलर है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के सिमिलर है। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बना सकते हैं log k और 1/t के बीच में। तो देखिए ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस एक्सिस पर हम y है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस पर क्या लेंगे log k की वैल्यू, और x एक्सिस पर क्या लेंगे 1/t की वैल्यू। तो ये ग्राफ भी इसी तरह से आएगा ऐसे, और इसका स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है m, स्लोप क्या होता है, ये स्लोप ये किसके इक्वल है, ये है इसके इक्वल है ये, तो ये जो है स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हुआ log के और 1/t के बीच में ग्राफ जो है। तो दो ग्राफ इसमें पूछे जाते हैं। अब हम जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसका दो टेम्परेचर पे T1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 और K2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट जो है रेट कांस्टेंट इक्वल ये होगा K1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मान ले रहे हैं कि एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो अब इन दोनों में T1 T2 और K1 K2 में रिलेशन हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे कि एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे देखिए हमने इक्वेशन ये पढ़ा था log K इक्वल टू क्या इक्वेशन था, log K इक्वल टू चलिए ln वाली इक्वेशन लेते हैं। तो देखिए ln बाद में log में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ln K इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a, ये था। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर T1 लेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं 1। इसी तरह से एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे निकालेंगे, तो T2 टेम्परेचर पे ln K2 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए सेकेंड ln K2 माइनस क्या हो जाएगा ln K1 इक्वल टू ये होगा माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln a माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln a। अब इसको देखिए इधर जो है ये हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln a माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई ए अपॉन आर T1, और ये माइनस हो जाएगा ln a। अब देखिए ln a इस ln a से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
ये जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए कैंसिल हो गया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ln K2 अपान K1 इक्वल टू माइनस EA अपान RT2 प्लस EA अपान RT1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ln K2 अपान K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे EA अपान RT1 माइनस EA अपान RT2। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये ln K2 अपान K1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये EA अपान R कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। अब ln की जगह पे log रख दें तो ये हो जाएगा 2.303 log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। अब ये 2.303 की वैल्यू उधर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 R और ये हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। तो ये एक रिलेशन आया है log K2 T1 T2 और K2 और K1 में। इस रिलेशन से हम T1 T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। देखिए इसमें हम मान ले रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है A प्लस बी और ये इससे बन रहा है प्रोडक्ट, इससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी वो है ZAB इंटू एफ के। तो रेट ऑफ रिएक्शन है तो किसके इक्वल है ZAB इंटू एफ के। अब इसमें ZAB क्या है, तो ZAB जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। F क्या है, F है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collision are effective, collision are effective and energy greater than threshold energy, greater than threshold energy। आइए देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन, ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ गए क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो F है, F जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलिजन आर इफेक्टिव एंड एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो F की वैल्यू होती है, देखिए जो F है, F होता है e की पावर माइनस EA अपान RT, ये होता है। तो इसका मतलब हम जो रेट है, रेट को क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेट इक्वल टू, यही था जेड, जैसे रेट इक्वल टू क्या था, ZAB इंटू एफ था, तो हम लिख सकते हैं ZAB और F की जगह पे e की पावर माइनस EA अपान RT, ये हो जाएगा रेट। अब जो रेट होता है वो इक्वलेंट टू रेट कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट, टू द रेट कांस्टेंट दैट इज
दैट इज जो रेट होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ए बी ई इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये होगा। अब देखिए इसमें जो कोलिजन होता है, वो कोलिजन जो है, जो कोलिजन होगा, सॉरी, जो जितने भी कोलिजन होते हैं सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर में क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। और ओरिएंटेशन फैक्टर, सेकंड है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए, जिससे कि कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जितने भी कोलिजन है, एवरी कोलिजन will not produce product, will not produce product that is not effective, इफेक्टिव नहीं होता है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन depend upon the following टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट का नाम है एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर क्या होता है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, इसमें क्या होना चाहिए कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी फैक्टर क्या है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। और सेकेंड है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या होना चाहिए कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, इसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो दो फैक्टर हैं इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में देखिए इफेक्टिव कौन सा ओरिएंटेशन सही होगा। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा भी ए है, और एक है बी और बी। ये अगर ए का ए में कोलिजन हो, देखिए ए का ए में कोलिजन हो, बी का बी में कोलिजन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कोई भी इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन इसी को हम यदि मान लेते हैं इस तरह से, जैसे देखिए इस तरह से ए, और इधर क्या है प्लस बी और बी, तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा, इसमें जो कोलिजन होगा वो ऐसे होगा, जैसे ए का जो कोलिजन होगा ए के साथ, और ऐसे इस तरह से कोलिजन होगा। तो यहाँ पर ए का बी के साथ कोलिजन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ए का बी के साथ कोलिजन, बी का ए के साथ, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ। तो यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो कोलाइड होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो अब देखिए जो दोनों फैक्टर थे, इसको कंबाइन करके हम एक नया रेट कांस्टेंट की इक्वेशन मिलेगा। तो कंबाइनिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ फैक्टर, वी हैव रेट कांस्टेंट के इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये होता है, ठीक है। ये जो है कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट है। के क्या है इसमें, ए है
रेट कांस्टेंट। पी क्या है? तो पी है इसमें जो है ओरिएंटेशन फैक्टर जोड़ दिया गया। पी क्या है? पी है ओरिएंटेशन फैक्टर। पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर है। और इसका एक और नाम है और करके स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये है कोलिजन थ्योरी। आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई रिएक्टेंट ए जो है, ए से क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा के ए की पावर एक्स हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हम लोग जानते हैं कि यदि हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसको। इफ टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन increase, then the fraction of molecule जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Ne अपॉन Nt से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू which number of effective collision increase, hence rate of reaction also increase। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? अभी हमने लिखा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू व्हिच नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। तो ये सेकंड फैक्टर था। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर। तो जो तीसरा फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखिए फिजिकल स्टेट में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, तो जो रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये गैसियस स्टेट में ज्यादा होगा, इससे कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड स्टेट का, और सबसे कम होता है रेट ऑफ रिएक्शन इसका सॉलिड स्टेट का। तो यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसियस फेज में है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है गैस मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गैसियस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, और उससे कम होगा सॉलिड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब देखते हैं साइज। जैसे हम यदि मान लें कि जो साइज है, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये एरो अपवर्ड की तरफ लगा है तो इंक्रीज, एरो डाउनवर्ड लिखा है तो इसका मतलब डिक्रीज। तो जो साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। केमिकल नेचर में जैसे अगर आयनिक है रिएक्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका जो है, रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कोवैलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन। जैसे अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आयनिक नेचर का है तो वो जल्दी से फास्ट रिएक्शन करता है, कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो स्लो करता है। तो आयनिक और कोवैलेंट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें आएगा, आयनिक, आयनिक कंपाउंड्स में होगा। नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो देखते हैं कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में यदि हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी होता है। तो कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट, तो इसको देखते हैं। तो क्या करते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट change the rate of reaction, change the rate of reaction by changing activation energy, by changing activation energy। कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। अब देखिए इसमें पॉजिटिव जो कैटलिस्ट होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि कैटलिस्ट जो होते हैं, जो कैटलिस्ट हैं, ये कैटलिस्ट जो है दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, increase rate of reaction, ROR means rate of reaction, increase rate of reaction by decreasing activation energy, by decreasing activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करके ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो निगेटिव कैटलिस्ट है, निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये जो है डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनता है और जल्दी से प्रोडक्ट बनता है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब आइए इसको एक ग्राफ से देखते हैं, जो कैटलिस्ट है, एक ग्राफ से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि ऐसे ये ग्राफ हमने पहले भी बनाया था, इस तरह से इस एक्सिस पर हमने लिया है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरह से देखिए ऐसे है, यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से आता है, ऐसे आएगा। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो बना है ये प्रोडक्ट बना है। तो हम प्रोडक्ट को पीछे की तरफ लाए तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो इसका पीक है, ये पीक है, तो जो पीक पॉइंट होता है, ये पीक पॉइंट क्या बताता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। और इसी पीक पॉइंट पर क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ रिएक्टेंट, ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी EA विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नहीं है तब ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए जैसे ही हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो किस तरह से ग्राफ में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिए, अब ये जो ग्राफ है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो अब इस ग्राफ में देखिए ये क्या बता रहा है, ये जो है ये है एक्टिव, हाँ सॉरी, इस ग्राफ में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस ग्राफ का ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन
एनर्जी EA with catalyst in the presence of catalyst. ये है in the presence of catalyst. एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, जब कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। देखिए जब कैटलिस्ट नहीं है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये विदाउट कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इतना है, ये ज्यादा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये है, विदाउट कैटलिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी। और जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए डिक्रीज हो गया है। जब कैटलिस्ट ऐड किए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, ये आ गया, ये है। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो जो रिएक्शन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो भी जल्दी बन जाएगा और प्रोडक्ट जो है आसानी से बन जाएगा। इस एक्सिस पर, जैसे एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। और इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी होता है, PE, पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और इस तरह से हमने पूरे केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, आज यहाँ तक हमने पूरा थ्योरी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और QI के क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पूरा थ्योरी हमने A to Z जो NCERT में था और जितने हम इसको इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से समझाना चाहते थे वो हमने किया है। अगर आप इस पूरे वीडियो को, जो करीब 15 वीडियो है, इसको अगर आप देखते हैं अच्छे से, इसका नोट्स अगर बना लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में 100% इसके क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ ब्रिजेश सर। थैंक यू वेरी मच।